नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमित शाह का राज्यसभा में बड़ा दावा, कहा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा भारत। राज्यसभा से विपक्ष पर भी जमकर गरजे अमित शाह। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने विरोधियों पर किए प्रहार, दिया ऐसा बयान कि शुरू हुई चर्चा जबरदस्त। सीएम योगी ने कहा, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई परवाह नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के बंगले में लगी आग तो निकला नोटों का भंडार। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में मचा हड़कंप। ट्रांसफर पद इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का पारा हुआ हाई। केजरीवाल ने पार्टी में किया बड़ा फेरबदल, गोपाल राय की जगह सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का जिम्मा। सौरभ बनाए गए दिल्ली आप के नए अध्यक्ष, सिसोदिया बने पंजाब प्रभारी। राष्ट्रगान के बीच हाय हेलो और नमस्ते कर गिरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दर्ज, विधानसभा में भी भारी बवाल। राबड़ी देवी बोली, नीतीश का दिमाग खराब, बेटे निशांत को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए नीतीश कुमार। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात राज्यसभा से अमित शाह के हुंकार की। अमित शाह ने आज राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। शाह ने कहा कि हमारी सरकार आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में देश की सुरक्षा और मजबूत हुई है। सरकार हर चुनौती से निपट रही है। आतंकवाद, नक्सलवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म किया। राज्यसभा में अमित शाह ने यह भी कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि ये हिसाब मांगते हैं कि क्या हुआ 370 हटाने का परिणाम। साहब, हिसाब तो उनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जाता है जिनकी नजरें साफ हो। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठे हैं उनको विकास नहीं दिखा सकते हैं। वाकई में राहुल गांधी को विकास नजर नहीं आएगा। देखिए, आज अमित शाह जिस तरीके की बातें कर रहे थे, हमने अपने जीवन में आज तक किसी भी गृह मंत्री को इस तरीके से अपने काम के बारे में कहते हुए नहीं सुना। और डंके के चोट पे ये ऐलान करना कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, नक्सली आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे, किसी गृह मंत्री की हिम्मत आज तक नहीं हुई। और इसलिए कहा जा सकता है, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, न सिर्फ वो गरजे बल्कि आज वो बरसे। जिस हिसाब से उन्होंने राहुल गांधी और तमाम विपक्ष की बखिया उधेड़ी है, किस तरीके से कहा, और ये बातें तो सब लोग जानते हैं कि एक गृह मंत्री वैसा भी था जो अपने ही देश में कश्मीर जाने में, श्रीनगर जाने में, डल लेक जाने में वो कहते थे कि जमीन फट गई थी, है ना, कुछ और फटा था, लेकिन वो बकायदा अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा। और आज एक गृह मंत्री है जो डंके की चोट पे कह रहा है कि पत्थरबाजी नहीं हो सकती, आतंकवाद नहीं हो सकता, नक्सली नहीं आ सकते। और जो सबसे बड़ी चीज कि जिस हिसाब से अमित शाह ने आज एक एक सवालों का जवाब दिया, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, अच्छा दूसरी चीज की किसी ने हंगामा भी नहीं किया। जिस फॉर्म में चल रहे थे कोई हंगामा भी नहीं कर सका, इतनी हिम्मत नहीं अर्जित कर सका कोई कि अमित शाह को कोई रोक ले। तो मुझे लगता है कि सरकार के अलग अलग मंत्री जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री मोदी के जो कामकाज हैं उसको वो आगे बढ़ाते हैं। जी, तो राज्यसभा से जमकर गरजे हैं शाह। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से हुंकार भरी है। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सदन में आयोजित कल्चरल प्रोग्राम में बड़ा बयान दिया, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि हमारी 3 पीढ़ियों ने श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। अगर राम मंदिर के लिए सत्ता गंवानी भी पड़े
तो कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी तंत्र नौकरशाही से जकड़ा हुआ है और उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग था जो कहता था कि एक सीएम के रूप में अयोध्या का दौरा करने से विवाद पैदा होगा। मैंने कहा कि अगर विवाद होना है तो होने दो, लेकिन हमें अयोध्या के बारे में सोचने की जरूरत है। कम शब्दों में काफी कुछ कह गए योगी आदित्यनाथ। देखिए, एक तो अमित शाह है जो संसद के अंदर गरजे और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, वो दिन दहाड़े पब्लिक के बीच गरज रहे। योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में तो इमेज तो है ही, जमीन पे सोते हो, कोई ऐसा काम, लोभ, भ्रष्टाचार वो दूर दूर तक उनके आसपास नहीं भटकता। और जो सबसे अच्छी चीज है कि वो सनातन धर्म, संस्कृति, इतिहास को लेकर वो कभी ही नेवर मिन्सेस हिज वर्ड्स, कभी वो अपने ख्यालात को लगाम नहीं लगाते। उनके जो मन में है, जो दिल में है, वही उनकी जुबां पे होती है। अन्यथा कभी आपने देखा कि कभी इस तरह के धार्मिक आयोजन में मुख्यमंत्री पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा हो? एक घटना घट जाती है दुर्भाग्यपूर्ण से, वो हर दिन सवेरे सवेरे 5 बजे से ही वो लाइव टेलीकास्ट और लखनऊ से बैठकर उन्होंने पूरे कुंभ का नियंत्रण किया। कभी आपने देखा इस तरह से? और राम मंदिर की बात करनी जरूरी है। वो इसलिए भी जरूरी है कि आप देखिए कि किस तरीके से अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण बताने वाले ये गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति वो कुंभ नहीं आया, प्रभु श्री राम मंदिर के ऊपर दर्शन करने नहीं आया। अखिलेश यादव अयोध्या आए, हनुमानगढ़ ही गए, राम मंदिर नहीं जा सके। और ऐसे में जब कोई मुख्यमंत्री ये दावा करता हो कि राम मंदिर के लिए तो हम अपनी सत्ता खोने को तैयार हैं, तो वो तो बहुत सारी चीजों के लिए लागू होता है। योगी आदित्यनाथ एक ऑनेस्ट और विचारधारा से कमिटेड नेता हैं, उनके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी लगती है। जी, अब बात एक ऐसी खबर की जिसके सामने आने के बाद हर कोई हैरान है, परेशान है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला उनके मूल हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की है। पर यह सिफारिश ऐसे समय में आई है जब उनके सरकारी बंगले में आग लगने के बाद वहां भारी मात्रा में नकदी मिलने की खबर सामने आई। इस घटना के बाद न्यायपालिका की छवि को लेकर सवाल उठ रहे हैं और उनके खिलाफ जांच या महाभियोग की चर्चा भी हो रही है। मामला जबरदस्त गरमाया हुआ है। एक और जहां कॉलेजियम ने उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है, वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विरोध किया है। बार एसोसिएशन ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को कूड़ादान नहीं समझना चाहिए जहां पर किसी भी विवादित जज का ट्रांसफर कर दिया जाए। ये क्या है अग्निकांड? आग नहीं लगती तो कैश का खुलासा भी नहीं होता। देखिए, बहुत ही शर्मनाक घटना है। इतनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं और मैं नहीं जाऊंगा उसमें कि यशवंत वर्मा साहब ने किस किस तरह के फैसले दिए, क्योंकि यह मामला शर्मसार करने वाला है। किसी इंस्टीट्यूशन को बदनाम करना यह कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब आंखों के सामने जजेस के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, अनअकाउंटेड मनी, तो पहले तो लोगों ने बचाने की कोशिश की। आई एम सॉरी टू से दिस। 14 तारीख रात 11:30 पे यह खबर बाहर आ जाती है कि आग लगी है और वहां जो 2 दमकल वहां पहुंचता है, उसके साथ जो फायर ब्रिगेड के स्टाफ थे वो आग बुझाने गए, तो मालूम चला वहां पे कमरे के अंदर नोटों का पहाड़ रखा हुआ है और उसने ये सारी एंट्री कर ली, नोट कर दिया। 14 तारीख के बाद आज 21 तारीख है। चीफ जस्टिस साहब से यह सवाल जवाब जरूर करना चाहिए कि 7 दिनों में आपने क्या किया? क्या कोशिश हो रही थी इस जज को बचाने की? कि मामला को राब साफ करने की कोशिश की जा रही थी? सिस्टम में घून लग चुका है, घून लग चुका है। ऐसे नहीं चल सकता। न्याय के ऊपर जब तक लोगों का भरोसा है, कोर्ट्स के ऊपर जब तक भरोसा, ये सिर्फ भरोसा का ही रिश्ता है। भरोसा खत्म
ये न्याय व्यवस्था खत्म। और इस तरह की घटनाएं उन व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल खड़े करती है। आपने क्या किया भाई, आपसे तो पूछा जाएगा ना। ये कॉलेजियम बुला लिया, इतनी देर क्यों हुई? दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, किस तरह के नोटों का पहाड़ किसी अधिकारी के घर मिल जाए, इमीडिएटली सस्पेंड हो जाएगा। किसी नेता के यहां मिल जाए तो बवाल मच जाएगा। 7 दिनों तक कौन छिपा रहा था इन सारी चीजों को, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और आपने सीधे सीधे उनको ट्रांसफर कर दिया, तो वो तो ठीक करे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के कोई कूड़ादान है। आपने इस फैसले से क्या कहा? आपने ये मान लिया कि ये बेईमान है, इसने गलती की, अनअकाउंटेड मनी मिला। ये दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में ईमानदार जज चाहिए, इसलिए उसको आपने ट्रांसफर कर दिया। क्या कहा कि इलाहाबाद में ऐसे बेईमान जज की जरूरत है, इसलिए तो आपने कर दिया। तो एक तो गलती, और गलती के ऊपर जो आपने फैसला लिया वो और भी गलत हो गया। इस जज को किसी तरीके से इमीडिएटली, हालांकि हाईकोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट होता है, अभी पार्लियामेंट चल भी रहा है, ये काम करने में जरा सा भी विलंब नहीं करना चाहिए। जी, अब बात दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी में बड़े बदलाव की। आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक आज अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई। इस बैठक में कई बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। दिल्ली में प्रदेश संयोजक की भूमिका में गोपाल राय अब नहीं रहेंगे, उन्हें दिल्ली की बजाय गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पंजाब प्रभारी के रूप में मनीष सिसोदिया को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी बनाया गया है। 4 राज्यों में प्रभारी और 2 राज्यों में अध्यक्ष बनाए गए हैं। महराज मलिक को जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बनाया गया है। पंकज गुप्ता को गोवा का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। इस बदलाव और फेरबदल को आप कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, इसमें देखना क्या है? कोई पीएससी की बैठक, कोई वहां डिबेट डिस्कशन होता है? केजरीवाल ने इन 10 दिनों में जो बहाना बनाया हुआ था कि भाई हम विपासना के लिए जा रहे हैं, उसकी ने पूरी तैयारी कर ली, किसको कहाँ बिठाना है, कहाँ फिट बैठेगा। गोपाल राय से दिक्कत हो रही थी, वो अपना मीटिंग कर रहा था, सारा कुछ कर रहा था। इनको दिल्ली में अब रहना नहीं है, दिल्ली से इनका जो है बोरिया बस्तर जो है वो बंद हो चुका है। पंजाब अगला ठिकाना है, तो दिल्ली में ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसके हाँ में हाँ, ना में ना करे। एक कठपुतली चाहिए, तो सौरभ भारद्वाज मिल गया। वो तो वैसे ही कि अपने आप को बेरोजगार बता रहा था। तो ये जो पूरी की पूरी जो तब्दीलियां की गई है, ये सब कुछ नहीं। केजरीवाल अपनी सहूलियत के मुताबिक लोगों को यहां वहां भेजा है, और इसलिए आप एक उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केजरीवाल की फ्यूचर प्लानिंग क्या है। 2 उसके खासम खास लोग जो नेतागिरी करते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, और दर्जनों जो चुनाव से बाहर पर्दे के पीछे से काम करते हैं लेकिन उनके अपने हैं, उन सबको पंजाब लेके चला गया। मनीष सिसोदिया पंजाब भी क्या करेगा? अगर केजरीवाल को दिल्ली संभालना था तो मनीष सिसोदिया को इंचार्ज बनाना था दिल्ली का, तभी तो पार्टी रिवाइव करती। आपने ऐसे व्यक्ति को बना दिया जो खुद चुनाव हार गया। बात समझिए, मनीष सिसोदिया नंबर 2 है, तो अगर आप वहां पे पूरा कार्यभार संभाले हुए हैं तो दिल्ली की जिम्मेदारी तो मनीष सिसोदिया के पास होनी चाहिए, लेकिन नहीं। ये सब एक साथ पंजाब को फिर से लूटने, जैसे दिल्ली को तबाह बर्बाद किया तो वहां पहुंच गए। दूसरा खासम खास आदमी कौन? सत्येंद्र जैन, उसको भी लेकर के चले गए। पहले से विजय नायर पहुंचा हुआ है, विभव कुमार पहुंचा हुआ है। अभी हाल में उसने घर पे एक मीटिंग की थी जिसमें वो कह रहा था सब आदमी चलो पंजाब लेकर चलेंगे, सबको पंजाब में ही सेटल कराएंगे सबको। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो कोई कंपटीशन पार्टी के अंदर ना हो, हर जगह केजरीवाल का नियंत्रण रहे, जस्ट लाइक डिक्टेटर वो पार्टी को डिक्टेट कर रहा है। और इस बदलाव से यही समझ में आ रहा है
कि केजरीवाल ने ये मान लिया है कि दिल्ली इनके हाथ से निकल गई है, पंजाब बचा हुआ है, पंजाब को किसी तरीके से अपने कब्जे में रखना है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। मामला राष्ट्रगान के अपमान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार अपने अन्य कैबिनेट सहयोगियों और अधिकारियों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ। हॉल में मौजूद सभी लोग राष्ट्रगान के दौरान सावधान की मुद्रा में खड़े होकर गाने लगे, पर इस दौरान नीतीश कुमार प्रदेश के आला अधिकारी को हाथ से कुछ इशारा करते दिखे। नीतीश कुमार राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार को बार बार हाथ लगाकर कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। हालांकि उस दौरान दीपक कुमार बहुत असहज दिखे और इशारों में नीतीश कुमार से सावधान की मुद्रा में खड़ा होने के लिए कह भी दिया, मगर नीतीश कुमार इसके बावजूद भी दीपक कुमार को लगातार इशारा करते रहे। इतना ही नहीं, कुछ सेकंड के बाद नीतीश कुमार सामने से किसी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते भी नजर आ गए। अब हंगामा नीतीश के वीडियो को लेकर जमकर हो रहा है। राबड़ी देवी कह रही है कि नीतीश का दिमाग खराब हो गया है। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को अपने बेटे निशांत को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की नसीहत भी दे डाली है। क्या हो गया है नीतीश कुमार को? देखिए, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वीडियो तो सब कुछ सच सच बता रहा है। इसको तो कोई डिफेंड नहीं कर सकता ना, उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार की मानसिक हालत खराब है, ये बच्चा बच्चा जान रहा है, सारे लोग जान रहे हैं। हम लोग आज से नहीं, कैपिटल टीवी में पिछले 3 साल से हम लोग ये बात बता रहे हैं। 3 साल चीजें छुपाई जाती है, बचाई जाती है, ठीक है, लेकिन अब चुनाव आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा, बिल्कुल तय करना पड़ेगा कि भाई किस तरीके के लीडरशिप के तहत लीडर बड़े हैं, भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, बिहार में उन्होंने बदलाव किए, ये सारी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन आगे क्या? इस सवाल का जवाब तो बीजेपी को भी ढूंढना है, जेडीयू के नेताओं को भी ढूंढना है। लेकिन ये जो आरजेडी वाले बैंड बाजा बजा रहे हैं कि नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया, ये खराब, अरे भाई किसका क्या दिमाग खराब हुआ? बिना दिमाग खराब किए हुए इतने सारे घोटाले हो गए। जब आपकी सरकार थी तब किसी का दिमाग खराब नहीं हुआ था। दूसरी चीज, किसी के बीमारी को लेकर के उसको मुद्दा बनाना यह भी ठीक नहीं है। लेकिन आप जो सजेशन दे रहे हो वो अपनी बीमारी को नॉर्मलाइज करने के लिए, अपने दोष को आप लोगों की नजरों में बराबर करने के लिए भाई बेटे को बना दो। बेटे भाई भतीजावाद चलेगा? ये परिवारवाद चलेगा? वो आप ये समझिए, ये कटाक्ष चल रहा है कि सारे लोग ऐसे ही हैं, नॉर्मलाइज, क्योंकि ये लोग जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये परिवारवाद को लेकर के मुद्दा बनाएगी। भाई कम से कम नीतीश कुमार का बेटा तो पढ़ा लिखा भी है। यहां जो बिहार के ऊपर लालू यादव ने 9वीं पास 10वीं पास पता नहीं कितना, क्या एजुकेशन किसका है, वो सिर पर रखा जा रहा है, उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं करेगा। लेकिन जो भाषा, जिस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर जो कटाक्ष हो रहे हैं, ये नीतीश कुमार के लिए भी ठीक नहीं है। नीतीश कुमार के जो नज़दीकी हैं उनको, उनके साथ बैठ के, बड़े लीडर हैं, बड़ा खिलाड़ी रिटायर अगर टाइम पे नहीं होता है, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि खिलाड़ी खेल नहीं पा रहा है, रन नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी टीम में फंसा हुआ है, घुसा हुआ है, तो लोग थू थू करने लग जाते थे। नीतीश कुमार की शख्सियत बहुत बड़ी है, उनको ये सारी चीज़ें करते हुए अगर वो साइड हो जाते हैं, उनका नाम लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। लेकिन अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहा तो नीतीश कुमार की इमेज के लिए ये खराब होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।